नमस्कार बच्चों। क्लास 9 के चैप्टर 2 में हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 में शुरू कर रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है कि सोशलिज्म जो है यूरोप में कैसे आया। तो सोशलिज्म है क्या? सोशलिज्म का जैसे हिंदी मीनिंग जो होता है समाजवाद। तो समाजवाद है क्या, और ये जो समाजवाद आने का शुरुआत हुआ वो कैसे पूरे वर्ल्ड में हुआ, और ख़ास करके यूरोप में कैसे हुआ, क्योंकि हम इसमें रसिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो यूरोप के बारे में पढ़ना है मेन रूप से। तो इससे पहले हमने यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो पूरे यूरोप में एक ड्रामेटिक चेंजेस लाने का काम किया। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज करने का काम किया, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जागरूक किया। तो जिसको आपने पढ़ा, ये जो 18th सेंचुरी से पहले की घटना थी। अब 18th सेंचुरी सोसाइटी, बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अ स्टेट। उस समय जो था सोसाइटी स्टेट में डिवाइडेड था, और ये ऑर्डर डिपेंड करता था एरिस्टोक्रेसी पे, चर्च पे, और इन पे सारा कंट्रोल था इनका इकोनॉमिक एंड सोशल पावर को लेकर। लेकिन सडनली जब रिवॉल्यूशन हुआ तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो एकाएक चेंज हो गई, और जो चेंजेस हुई जिसके कारण पूरा यूरोप और एशिया प्रभावित हुआ, और नए आइडियाज़ निकलकर सामने आए, जिसमें इंडिविजुअल राइट्स जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और जो सोशल पावर के ऊपर जो कंट्रोल हुआ करता था उस पर डिस्कस किया जाने लगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में राजा राम मोहन राय का नाम आता है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफ़ी प्रभावित थे। हेनरी डेरेजियो जो हमेशा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व को दर्शाया करते थे, उसको डिस्कस किया करते थे। तो ये जो आइडियाज़ था वो एक डिबेटेबल आइडियाज़ था, जो हमारे देश में इसको यूरोप से लिया गया, और यूरोप से लेकर इसको हमारे देश में इसकी बात की जाती थी। सो द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिसेप्ट दिस आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंजेस। तो कॉलोनी में जिस तरीके से इस आइडियाज़ का स्प्रेड हुआ, उससे उस समाज में कई सारे चेंजेज आए। और सिर्फ यूरोप में ही नहीं, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउ एवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में ही ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी या लोग नहीं चाहते थे, बल्कि पूरे विश्व में ट्रांसफॉर्मेशन का डिमांड था। तो रिस्पॉन्सेज वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरली बट विशेष फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। कुछ ऐसे लोग थे जो ग्रेजुअल शिफ्टिंग चाहते थे, जरूरी चेंजेस तो चाहते थे लेकिन ग्रेजुअली। कुछ लोग थे वो रेडिकल चेंजेस चाहते थे। तो उसमें से कुछ 3 वर्ड जो है वो सामने निकल के आया लोगों के लिए। एक थे कंजर्वेटिव, दूसरे थे लिबरल, और तीसरे थे रेडिकल। तो इसी को हम लोग पहले इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ लिबरल से, कि लिबरल कौन थे। तो वन हु लुक्ड चेंजेस सोसाइटी इन ग्रेजुअली, यानी कि सोसाइटी में वैसा ग्रुप जो चेंजेस तो चाहता था लेकिन वो ग्रेजुअली चेंजेस चाहता था। ग्रुप्स विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स, एंड लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। और ये सभी धर्मों को साथ लेकर, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना चाहते थे। We should remember that at that time European state usually discriminated in favor of one religion. यूरोप में एक ही रिलीजन के फेवर में लोग काम कर रहे थे, और देखा जाए तो ज़्यादातर ब्रिटेन के फेवर में थे, और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, स्पेन, यानी कि कैथोलिक चर्च को जो फेवर करता था। दूसरे तरफ वहाँ एक और चर्च था जिसको प्रोटेस्टेंट कहते थे, उनके भी लोग थे जो रेडिकल्स थे, और उनका भी अपना एक डिमांड था। सो लिबरल जो थे वो अपोज करते थे अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल का। देखिए आप ध्यान रखेंगे, ये डायनेस्टिक रूल का अपोज करते थे, और इंडिविजुअल्स के राइट के सेफगार्ड की बात करते थे। इंडिविजुअल के राइट्स के सेफगार्ड की बात करते थे। दे ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट,
और लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये चाहते थे कि एक वेल ट्रेंड जुडिशियरी हो जो कि रूलर्स या ऑफिशियल से इंडिपेंडेंट हो, ऐसा इनका डिमांड था। लेकिन अब इन सारे डिमांडों को देखकर आप ये मत समझ जाइए कि ये डेमोक्रेट्स थे। दे वेयर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे वेयर नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ये विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था कि द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट ऐसा नहीं होना चाहिए। और वोट देने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? तो जैसे फ्रांस में एक्टिव और पैसिव सिटीजन बना दिया गया था, सेम उसी तरीके से जिनके पास प्रॉपर्टी होगा वही वोट कर सकते हैं। यहाँ तक कि विमेन को भी वोट देने का अधिकार इनके हिसाब से नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रेडिकल्स की बात करते हैं। रेडिकल्स क्या चाहते थे? तो रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजोरिटी, यानी जिसकी संख्या ज़्यादा हो कंट्री में, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा हो, उसके हिसाब से सरकार बनना चाहिए, मेजोरिटी का गवर्नमेंट बनना चाहिए। रेडिकल्स जो थे उसमें विमेंस के सफरगेट मूवमेंट को सपोर्ट मिलता था, यानी कि विमेंस के राइट टू वोट का अधिकार देने की बात की जाती थी। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वहाँ बात की गई थी लिबरल्स के द्वारा कि जिनके पास संपत्ति हो उनका भी अधिकार है, उनकी रक्षा किया जाए, जिनके पास संपत्ति हो उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए, यानी कि वेल्थ के कंसंट्रेशन की बात की गई थी, लैंड ओनर्स के प्रोटेक्शन की बात की गई थी। यहाँ पे ये जो रेडिकल्स थे वो इसका अपोज करते थे। इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होने से क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यानी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथों में सिर्फ रहता है। और इस तरीके से देखें तो ये रेडिकल्स जो थे वो काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस चाहते थे। वहीं तीसरा जो कैटेगरी था कंजर्वेटिव का, यानी कि रूढ़िवादियों का, ये पुरातन संस्थाओं से जुड़े हुए थे, ओल्ड रिगाइम से जुड़े हुए थे, और ये दोनों का अपोज करते थे, रेडिकल्स का भी लिबरल्स का भी। ये चाहते थे कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो जैसे के तैसे बने रहे और उसी को हम लोग रेस्पेक्ट करें और उसी को आगे बढ़ाएं। बट आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंजर्वेटिव का भी माइंड ओपन हुआ और इसने नीड ऑफ चेंजेस, नीड फॉर चेंजेस को एक्सेप्ट किया। और अर्लियर इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंजेस। जो 18वीं शताब्दी के शुरुआत में ये चेंजेस के आइडिया को अपोज करते थे, बाय द 19th सेंचुरी आते आते ये इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने लगे। लेकिन इनका मानना था कि ये सारे चेंजेस जो हो हमारे पास्ट को ध्यान में रखते हुए हो, उसको रेस्पेक्ट दिया जाए, एंड चेंजेस हैड टू बी ब्राउट अबाउट द थ्रू अ स्लो प्रोसेस, और चेंजेस स्लो प्रोसेस में लाया जाए जिसका कि पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले और हम लोग सोच समझ सके। तो ये तीन आइडियाज़ जो था, सच डिफरेंट आइडियाज़ जो सोसाइटी में चेंजेस ला रहे थे, और ये तीनों आइडियाज़ के लोगों के बीच में क्लैश भी हो रहा था। सो कई सारे अटेम्प्ट हुए रिवॉल्यूशन का, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग 19th सेंचुरी में देखते हैं, जो दोनों के पावर को लिमिट करने का और पोटेंशियल ऑफ द पॉलिटिकल टेंडेंसी क्रिएट करने का काम किया। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, तो ये सारी जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरह की बातें हो रही थी, इनमें क्या चेंजेज आया, इंडस्ट्रियल चेंजेस क्या आए, इंडस्ट्री के आने के बाद क्या चेंजेज हुए, उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि उसके कारण सोसाइटी में क्या चेंजेज हुए। तो देखते हैं हम लोग कि द पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेयर साइन फॉर ए न्यू टाइम, एक नए युग की शुरुआत हो रही थी, एंड इट वाज ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। सो इट वाज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप, न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप। ये समय था नए सिटी के डेवलप होने का, नए इंडस्ट्रियल रीजन के डेवलप होने का, रेलवे के एक्सपेंड करने का, और इस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ये समय था। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मेन वीमेन चिल्ड्रेन
टू फैक्ट्री। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण मेन, वीमेन और चिल्ड्रन जो है वो सभी फैक्ट्री की ओर आ गए, सभी फैक्ट्री में काम करने लगे। वर्क आवर ऑफन लॉन्ग, काम का जो समय होता था वो काफ़ी ज़्यादा होता था, वेजेस काफ़ी कम होते थे। सो अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था। अगर टाइम की बात करें तो जब इंडस्ट्रियल गुड्स का जब डिमांड ज़्यादा होता था तो एम्प्लॉयमेंसी बढ़ जाती थी, और जब इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड खत्म हो जाता था अकॉर्डिंग टू सीजन तो एम्प्लॉयमेंसी घट जाती थी। और ये देखने को मिलता था कि जितने भी लोग शहर की ओर आए थे सभी अनएम्प्लॉयमेंसी में अपना जीवन गुजारते थे, और सीजनल जो इनकी कमाई होती थी वो सारा इन दिनों वो खर्च कर देते थे। तो इस तरीके से इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी मेजरेबल थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशन वेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन वेयर ग्रोइंग रैपिडली, काफ़ी तेज़ी से शहर का निर्माण हो रहा था जिसके कारण हाउसिंग और सैनिटाइजेशन का काफ़ी प्रॉब्लम था, सैनिटेशन का। सो लिबरल एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इश्यूज, इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो तरीका ढूंढने लगे। ये लंदन का एक पिक्चर दिया हुआ है, किस तरीके से भीड़ जमा रहती थी। हेनरी मैथ्यू के द्वारा इसको प्रिंट किया गया, लंदन लेबर एंड द लंदन पुअर 1861। सो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जितने भी इंडस्ट्री उस समय थे सभी किसी न किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति के प्रॉपर्टी थे। सो लिबरल एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेयर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर, जितने भी लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो हमेशा ये देखते थे कि प्रॉपर्टी ओनर्स और जो ये एम्प्लॉयर्स हैं वो कहीं ना कहीं जो लेबरर्स हैं उनका शोषण कर रहे हैं। कुछ लिबरल्स और रेडिकल्स भी जो थे प्रॉपर्टी के ओनर थे या फिर एम्प्लॉयर्स थे। सो हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्री वेंचर दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज। तो इंडस्ट्रीज वेंचर बनाकर उसके थ्रू ट्रेड करना, ये सारी चीज़ें जो थी तो इन्हें महसूस हुआ कि इन सारी चीज़ों को इनकरेज किया जाए, और उसके साथ ही साथ जो बेनिफिट्स होता है वो जो बेनिफिट्स अचीव किया जाता है वर्क प्लेस के द्वारा, वर्क फोर्स के द्वारा, उस इकोनॉमी को हेल्दी सिटीज़न और एजुकेटेड सिटीज़न बनाने में यूज़ किया जाए। मीन्स दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव इफ़ द वर्क फोर्स इज इन द इकोनॉमी वाज हेल्दी एंड सिटीजन वेयर एजुकेटेड। और जब हेल्दी और एजुकेटेड सिटीजन होंगे तो ये जो वर्क फोर्स है वो आपका बढ़ेगा और आपका जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगा, यानी आपके जो टारगेट हैं उसको अचीव किया जाएगा। तो ये चीज़ें लोगों के दिमाग में आने लगी। सो अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ and they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprises। अब ये जो प्रिविलेज थे ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के हाथ में, इसके विरुद्ध बाय बर्थ जो इनके पास प्रिविलेज है इसके विरुद्ध ये लोग इंडिविजुअल के एफर्ट, लेबर एंड इंटरप्राइजेज में विश्वास रखते थे। सो इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर, इनका मानना था कि यदि कोई पार्टिकुलर व्यक्ति के फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, इफ द पुअर कुड लेबर and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop। तो अगर इंडिविजुअल के फ्रीडम को इंश्योर किया जाए, पुअर को काम करने दिया जाए, कैपिटल में उनकी हिस्सेदारी हो, उसको अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जाए तो सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा। एंड मेनी वर्किंग मेन एंड वीमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड rallied around liberal and radical group and parties in the early 19th century। तो अर्ली 19th सेंचुरी में इनके द्वारा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, कई सारी रैलियां की गई, मेन और वीमेन उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। सो सम नेशनलिस्ट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815। कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स एंड रेडिकल्स, जो चाहते थे कि रिवोल्यूशन जो है वो खत्म हो, रिवोल्यूशन टू पुट एन इंड एंड द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इन यूरोप, एक ऐसा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जो यूरोप को 1815 में इस्टेब्लिश हुआ था इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रसिया
एंड दे बिकेम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्की, और जो एग्जिस्टिंग मोनार्की है उस एग्जिस्टिंग मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाए. सो नेशनलिस्ट टॉक ऑफ द रिवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट. तो ये जो नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि मोनार्की, एग्जिस्टिंग मोनार्की को ख़त्म कर दिया जाए और नेशन का क्रिएशन हो और इस नेशन में सभी लोगों का अपना अधिकार हो. सो आफ्टर 1815 जोसेफ मोजिनी एंड इटालियन नेशनलिस्ट, याद रखेंगे इस नाम को, आगे भी इसका नाम काफ़ी आएगा, मोजिनी. 1815 में जोसेफ मोजिनी जो कि इटालियन नेशनलिस्ट था, उसने क्या किया कि कंस्पायर्ड विथ अदर टू अचीव दिस इन इटली. इटली में इसके लिए एक प्लानिंग की और इस तरीके के जो मोनार्की को इंड करने का थ्योरी था उसको अचीव करने का प्रयास किया. नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग. जो इंडिया में नेशनलिस्ट थे वो भी इस तरीके के थॉट से काफ़ी प्रभावित थे, वो भी इनके चीज़ों को पढ़ रहे थे. अब हम लोग बात करते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप की. यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया. तो परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ हाउ सोसाइटी वुड स्ट्रक्चर वाज सोशलिज्म. मीन्स कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर बनेगा, इसके विजन को हम लोग सोशलिज्म में देखते हैं. एंड बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्ट वाइड स्प्रेड अटेंशन. और ये सोशलिज्म का जो आइडिया था मिड 19th सेंचुरी पूरे यूरोप में लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था. बात अगर करें सोशलिज्म की, तो सोशलिस्ट वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ इट एज ए रूट ऑफ द ऑल सोशल इल ऑफ दैट टाइम. उस समय का मतलब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो था, उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को सारी बुराइयों का जड़ मानते थे सोशलिस्ट. सो इंडिविजुअल्स ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वेयर कंसर्न्ड ओनली with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. तो यहाँ मानना था कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि उनके लिए जो प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं. सो इफ सोसाइटी एज ए होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट. तो यदि ये सोसाइटी को सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल प्रॉपर्टी से हटाकर जब इसको एक सोसाइटी या गवर्नमेंट के अंतर्गत जब चलाया जाएगा तो शायद जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा एंड मोर अटेंशन इसको मिलेगा कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट के लिए. एंड सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंजेस एंड कंपेन फॉर इट. और सोशलिस्ट इसी के लिए काम कर रहे थे, कंपेन कर रहे थे, वो चेंजेस चाहते थे. तो हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट एंड व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी. तो सोशलिस्ट सोसाइटी का क्या बेस था, कैसे बिना प्रॉपर्टी के इस सोसाइटी को ऑपरेट किया जा सकता था. तो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन फॉर द फ्यूचर. अलग अलग विजन हम लोग देखते हैं सोशलिस्ट का है. उसमें से कुछ नाम इम्पोर्टेंट आता है हमारे सामने. रॉबर्ट वॉबल जो कि एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण किया था और उसका नाम था न्यू हार्मोनी इन इंडियाना. ये कि यूएसए में इसका निर्माण किया गया था, जो कि सोशलिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ग्रुप बनाकर इंडस्ट्री को चलाने की बात की गई थी. वहीं अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी बिल्ट ऑन ए वाइड स्केल. कुछ लोग मानते थे कि कोऑपरेटिव से काफ़ी ज़्यादा वाइड स्केल पे हम लोग काम नहीं कर सकते हैं. तो थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव. यानी कि ये व्यक्ति जो कोऑपरेटिव बना रहा है उससे बेहतर है कि अगर सरकार ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकरेज करे तो ज़्यादा बेहतर है. सो इन फॉर इंस्टेंट लुइस ब्लैंक जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, लुइस ब्लैंक चाहते थे कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्रीज करे इन द प्लेस ऑफ कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस. कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस की जगह पे गवर्नमेंट जो है वो सोशलिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकरेज करे. एंड दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी वेयर द एसोसिएटेड ऑफ द पीपल हु प्रोड्यूस गुड टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर. और लोगों के बीच जो है वो प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट जमा होता है या जो गेन होता है उसको बांटा जाए जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं.
वही अगर कार्ल मार्क्स की बात करें, जिसका सबसे ज़्यादा अभी प्रचलन है, जिनके विचारों का प्रचलन है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ये दोनों जो थे वो अपने आइडिया को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया। मार्क्स argued द इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्री एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोडक्ट्स बाय द वर्कर्स। इनका मानना था कैपिटलिस्ट जो फैक्ट्री में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उनसे जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो कैपिटलिस्ट का नहीं बल्कि वो वर्कर्स का होना चाहिए, क्योंकि वो वर्कर्स जनरेट करते हैं। सो द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट बी इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो वर्कर्स की कंडीशन तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको लोगों के बीच में एक्यूमुलेट न किया जाए। सो वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रोन कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये तभी होगा जब वर्कर खुद अपने आप को तैयार करेंगे, यानी वर्कर्स खुद कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करें, प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करें। एंड मार्क्स बिलीव दैट द टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन वर्कर हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोसाइटीज। वर्कर्स को खुद एक रेडिकल सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना होगा इससे निजात पाने के लिए। एंड ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, और सभी प्रॉपर्टी को सोशली कंट्रोल किया जाए। सो दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी एंड ही वाज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रम्फ इन देयर कन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट एंड ए कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज ए नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। तो इस तरीके से इनके विचारों से जो वर्कर्स थे वो कन्विंस हुए और कैपिटलिस्टिक्स लोगों से उनका कन्फ्लिक्ट बढ़ा, और जो कि आगे आने वाले फ्यूचर में एक नेचुरल सोसाइटी, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी के निर्माण का कारण बना। ये जो सोशलिज्म का सपोर्ट भी काफ़ी मिला उस समय यूरोप में। 1817 में सोशलिस्ट आइडियाज जो था वो पूरे यूरोप में स्प्रेड कर रहा था। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी। एक इंटरनेशनल बॉडी इनका बन चुका था कम्युनिस्ट चीज़ों को, सोशलिज्म को बढ़ाने के लिए, सोशलिस्ट आइडिया को इंटरनेशनली बढ़ाने के लिए, द सेकेंड इंटरनेशनल के नाम से। तो इस द सेकेंड इंटरनेशनल ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में, यूरोप के साथ साथ कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म के आइडिया को प्रसारित करना शुरू किया। जैसे कि वर्कर्स, अगर इंग्लैंड और जर्मनी की बात करें तो ये लोग भी एसोसिएशन फॉर्म करना शुरू कर दिया और बेटर लिविंग और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए फ़ाइट करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने कई सारे फंड सेटअप किए और मेंबरशिप का काम किया, और उसने डिमांड किया कि उनके काम के आवर में, यानी कि जो जितना घंटा वो काम करते हैं उसको कम किया जाए और उनको राइट टू वोट दिया जाए। इसी के तहत जर्मनी में एक पार्टी बना, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि पार्लियामेंट्री सीट जीतता था और अपना योगदान देता था। 1905 में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट ने इंग्लैंड में लेबर पार्टी का फॉर्मेशन किया। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। एंड टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल रूप से इन्वॉल्व होने के बावजूद भी 1914 तक इन्हें कहीं कोई ऐसा सक्सेस नहीं मिला कि वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सके यूरोप के किसी भी कंट्री में। तो रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स देयर आइडियाज डिड शेप लेजिस्लेशन। अब चूंकि इनका प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट्री फॉर्म में था तो आइडिया को शेप तो कर रहे थे, लेजिस्लेशन इनके हिसाब से बन रहा था, लेकिन गवर्नमेंट में आज भी जो थे वो कंजर्वेटिव ही या लिबरल्स या रेडिकल्स ही कंटिन्यू कर रहे थे। ये पेंटिंग है 1871 का, जिस समय हम बात करें कि पेरिस में अपराइजिंग हुआ था 1871 में, और उस समय भी यहाँ पे पेरिस कम्यून के नाम से एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का काम किया गया था। उस समय इसको ज़्यादा मार्क नहीं किया गया, बाद में फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी सामने आई और ये एक सिंबल के रूप में हुआ, सामने आया, लोग इसको रिकॉग्नाइज़ किए। साथ ही साथ इसी समय जो फ्रांस का अभी नेशनल एंथम है मार्सिलेज, इसी समय गाया गया था मार्सिलेज, जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम के रूप में अडॉप्ट किया गया है। तो अगले दिन हम लोग, अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से सोशलिज्म का प्रचार प्रसार पूरे यूरोप में हुआ। तो आप भी इसको क्वेश्चन के तौर पे लिखेंगे कि हु वेयर
the people who influenced the people of Europe to establish a socialist society in Europe. Okay, thank you.